नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। डिटेल्स में आपको बता दूं कि जानकारियां क्या क्या रहने वाली हैं। दोस्तों, सबसे पहले पीसीडीए का एक नया सर्कुलर निकला है, जिसको पेमेंट करने से बैंक ने मना कर दिया, सीपीपीसी ने मना कर दिया। इसका कारण क्या बताया, वो आगे कैसे भुगतान होगा, वो आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों दूसरी जानकारी होगी कि रूल्स जान लीजिए। अगर आप ईसीएचएस से दवाई लेते हैं तो रूल्स जान लीजिए, नहीं तो आपका पॉकेट से दवाई का पैसा चला जाएगा। जी हां, एक अहम लेटर जारी हुआ है, ये भी आगे आपको दिखा के समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर के एक सर्कुलर जारी हुआ है। दोस्तों, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। जी हां, मीटिंग्स के सर्कुलर सामने आए हैं, मीटिंग्स हुए हैं। उन मीटिंग्स में क्या क्या विचार विमर्श हुआ, क्या क्या पॉइंट रखे गए और क्या क्या एजेंडा में डाला गया, वो सामने आया है। दोस्तों, बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। अब जगह जगह पर मीटिंग्स होने शुरू हो गए हैं। 8वां पे कमीशन को लेकर अब सरगर्मी बढ़ने लग गई है। जी हां, तो ऐसे में हम डिफेंस पेंशनर जो हैं, हमें भी अब किस तरीके से हमारे मुद्दे भेजे जाने हैं, उसको लेकर के अब चर्चा शुरू करनी जरूरी हो गई है दोस्तों। जी हां, इसको लेकर भी जो सर्कुलर सामने आया है वो आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ईसीएचएस अगर आज के डेट में आप ले रहे हैं तो हो सकता है आपको एफएमए का एरियर भी लागू है। किनको लागू है, ये आगे जानकारी दूंगा। खास करके फैमिली पेंशनर से जुड़ी हुई ये जानकारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप भी उन कैटेगरीज में हैं, तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो परसेंटेज है, सब्सक्राइब्ड वाला जो परसेंटेज है, इसको 100 बनाने में मदद करें दोस्तों। और वीडियोस को शेयर करें दोस्तों के साथ, और अच्छे लगते हैं जानकारी तो लाइक भी जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पीसीडीए का नया सर्कुलर 678 का भुगतान करने से बैंक ने यानी कि सीपीपीसी ने मना किया। पेंशन चार्ट ना होने का कारण बताया। जी हां दोस्तों, चलिए जो लेटर जारी किया गया है बैंक की तरफ से, सीपीपीसी की तरफ से, उस लेटर को देख के समझते हैं कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों बैंक्स मना कर रहे हैं इस सर्कुलर का भुगतान को लेकर के। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, एसबीआई का सीपीपीसी द्वारा पेंशनर को लिखा गया लेटर है, जिसमें पीसीडीए का एक नया सर्कुलर 678 सर्कुलर जो पेमेंट करने से मना किया गया पेंशनर को, और उसका कारण बताया गया और आगे उस केस को उन्होंने पीसीडीए को भेज दिया, ऐसा बताया गया। देखिए सर्कुलर 678 है। पहले तो सर्कुलर के बारे में डिटेल्स यहां बताया गया, उसके बाद पेंशनर को यह बताया गया कि 678 सर्कुलर में क्योंकि फैमिली पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन का रेट नहीं दिया गया है, उसमें फैमिली पेंशनर का चार्ट नहीं दिया गया है, जिस वजह से फैमिली पेंशन का 678 सर्कुलर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि 631 सर्कुलर ही जो है फैमिली पेंशनर्स को लागू करने के लिए 678 बना करके पीसीडीए ने निकाला था। यानी कि ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उनका भुगतान के लिए यह सर्कुलर निकाला गया था 678। लेकिन 678 सर्कुलर में पेंशनर का पेंशन का रेट, फैमिली पेंशन का रेट ना होने की वजह से बैंक ने भुगतान करने से मना कर दिया और कहा कि हमने केस टेकअप पीसीडीए से किया है, जब पीसीडीए से जवाब आएगा तब हम आपको भुगतान करेंगे। ये इस लेटर में लिखा गया और उन्होंने जो केस टेकअप किया है वो लेटर भी उन्होंने भेजा। ये देखिए 4 नवंबर का लेटर है जो उन्होंने, ये देखिए पीसीडीए को भेजा हुआ है। पीसीडीए को ये देखिए बैंक द्वारा, सीपीपीसी द्वारा पीसीडीए को भेजा गया है और इस लेटर में भी सीपीपीसी ने पीसीडीए को यही सवाल किया है कि जो पेंशन का चार्ट है, 3 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द अबव वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द फैमिली पेंशन रिवीजन रेट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट ऑफ एनहांस्ड एंड रेगुलर फैमिली पेंशन अंडर सर्कुलर 678। यानी कि बैंक का कहना है, सीपीपीसी का कहना है कि 678 सर्कुलर के साथ पेंशन का चार्ट नहीं है, यानी कि किस रेट में किस हिसाब से हम भुगतान करें वो क्लियर नहीं है, इसलिए वो चार्ट हमें भेजें। अब 678 सर्कुलर को देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, ये रहा पीसीडीए का सर्कुलर 678, 24 सितंबर 2024 का सर्कुलर है। ये देखिए, और इस सर्कुलर में सर्कुलर का रेफरेंस दिया गया है 631। ये देखिए, जो कि ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर का पेंशन रिवीजन का जो है सर्कुलर था 631, उसी का रेफरेंस में ये सर्कुलर निकाला गया और फैमिली पेंशनर को लागू किया गया था। ये देखिए,
पहले 631 सर्कुलर में फैमिली पेंशनर का जिक्र नहीं था, तो इस सर्कुलर में फैमिली पेंशनर का भी जिक्र करते हुए ये सर्कुलर निकाला गया था। और इस सर्कुलर को भारत सरकार के इस लेटर के बेस पर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 22 अगस्त 2024 के इस लेटर के बेस पर निकाला गया था। अब सर्कुलर तो निकाल दिया, सही में इसमें रेट ऑफ पेंशन का कोई भी जिक्र नहीं है, यानी कि फैमिली पेंशनर को किस रेट में 631 का फायदा दिया जाए वो जिक्र नहीं है। लेकिन फैमिली पेंशन का रूल साफ है, अगर एनहांस रेट में फैमिली पेंशन है तो जितना पेंशनर का पेंशन है उतना ही फैमिली पेंशन होता है, और अगर नॉर्मल रेट का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है तो जितना उनको मिल रहा है उसका 60% होता है। तो कहीं ना कहीं पेंशन रूल का, फैमिली पेंशन रूल का, उस रूल को लागू करते हुए सीपीपीसी भुगतान कर सकता था, लेकिन सीपीपीसी ने एक और ही अड़ंगा लड़ा दिया और भेज दिया पीसीडीए को कि हमें पेंशन का चार्ट चाहिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ये रूल जान लें वरना ईसीएचएस में दवाइयों का पैसा आपके जेब से लग जाएगा। जी हां दोस्तों, हाल में एक लेटर जारी किया गया है ईसीएचएस द्वारा, और इस रूल को जान लीजिए, नहीं तो पैसे खर्चे तो करेंगे, क्लेम नहीं हो पाएगा। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं ये ईसीएचएस से जुड़ा हुआ एक अहम महत्वपूर्ण लेटर है। ईसीएचएस रीजनल सेंटर बेंगलोर द्वारा जारी किया गया ये लेटर है। ऑल ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स अंडर एओआर को ये उन्होंने जारी किया। 11 नवंबर 2025 का लेटर है और दवाइयों के संदर्भ में है दोस्तों। जी हां, अगर ये लेटर आप पढ़ के समझ नहीं लेंगे तो हो सकता है आप दवाइयां खरीदेंगे, उसका क्लेम ही ना हो। जी हां दोस्तों, जब ईसीएचएस में ट्रीटमेंट होता है, कई सारे ऐसे मरीज हैं, कई सारे ऐसे हमारे पूर्व सैनिक या उनके घर वाले हैं जो ईसीएचएस से रेगुलर दवाइयां लेते हैं। तो ऐसे में अगर कोई दवाई हमें ईसीएचएस से ना मिले तो हम क्या करते हैं, उसका एनए सर्टिफिकेट लेते हैं, और एनए सर्टिफिकेट लेके उस दवाई को बाहर से खरीदते हैं, और उस एनए सर्टिफिकेट के बेस पर हम उस पैसे को क्लेम करते हैं। तो इसमें अब ये हिदायत जारी कर दी गई है कि जब भी आप एनए सर्टिफिकेट लें और उससे जो दवाई खरीदें तो मैक्सिमम 30 दिन का ही दवाई खरीदें। ये देखिए, ये साफ साफ कहा गया है कि मैक्सिमम 30 दिन का ही दवाई खरीदें। अब मान लीजिए किसी पेंशनर का या किसी पूर्व सैनिक या घर वालों का दवाई कंटिन्यू है, तो आपने एनए सर्टिफिकेट ले लिया और उस एनए सर्टिफिकेट के बेस पर 2 महीने का या 3 महीने का पूरा कोटा, पूरा डोज आपने खरीद लिया, लेकिन उसका क्लेम नहीं हो पाएगा। ये साफ साफ रूलिंग इस लेटर में जारी कर दिया गया है, बता दिया गया है। यानी कि अगर आपको एनए सर्टिफिकेट मिला है तो वो केवल 30 दिन का दवाई खरीदने के लिए ही मिला है। ये इस लेटर से साफ होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस रूल को समझ लीजिए, नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में आप दवाई खरीद लें 40 दिन का, 2 महीने का, और उसका क्लेम ही ना हो। इसलिए इससे अच्छा है कि रूल को जानते हुए जितना दिन का ऑथराइज है उतने ही दिन का खरीदें, फिर 30 दिन के बाद अगर जाएंगे तो हो सकता है वो दवाई ईसीएचएस में अवेलेबल हो, वहां से लें, और अगर अवेलेबल ना हो तो फिर से एनए लेके आगे 30 दिन के लिए खरीदने का आपके पास मौका रहेगा दोस्तों। अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी पर जारी हुआ एक सर्कुलर, गैजेट के बाद अब सभी टीओआर सामने आने शुरू हुए हैं। डिफेंस पेंशनर्स के मुद्दे कहां गए? जी हां दोस्तों अलग अलग विभागों के मीटिंग्स होने शुरू हो गए हैं। 15 नवंबर को एससीजेसीएम का जो स्टाफ साइड का मीटिंग था वो हुआ था। अब उस स्टाफ साइड के मीटिंग से पहले भी बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं, ये जानकारियां सामने आई है, और एक सर्कुलर जारी किया गया है जिस सर्कुलर में कुछ एजेंडा पॉइंट्स डाले गए हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, 8वें पे कमीशन में हम डिफेंस पेंशनर के लिए 2 तरीके के मुद्दे होंगे, और 2 तरीके के मुद्दों में से एक मुद्दे होंगे जो सभी के लिए लागू होंगे, जैसे कि एमएससीपी का मुद्दा हुआ, कम्यूटेशन का मुद्दा हुआ, हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा हुआ। ये कॉमन मुद्दे हैं। ये मुद्दे अगर स्टाफ साइड की तरफ से भी उठाया जाए, पोस्टल विभाग की तरफ से भी उठाया जाए, कहीं से भी उठाया जाए, ये हमें भी फायदा उसका मिलेगा। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो केवल हमारे हैं, जैसे कि एमएसपी का मुद्दा, इक्वल एमएसपी का मुद्दा, और डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो केवल और केवल डिफेंस पेंशनर या डिफेंस एम्प्लॉइज के मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को कौन उठाएगा? क्योंकि इन मुद्दों को भी अब उठाया जाना जरूरी है, क्योंकि कमिटी बन चुकी है। तो दोस्तों ये एक विभाग का जो एक मीटिंग हुआ था 9 और 10 नवंबर को, उसका एक सर्कुलर जो जारी हुआ है, उस सर्कुलर को पहले देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं ये 14 नवंबर 2025 का लेटर है। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज यूनियन ग्रुप सी का ये लेटर है दोस्तों, ये सर्कुलर है। जी हां, इनकी बड़ी मीटिंग हुई है। जी हां, 10 नवंबर और 9 नवंबर को बड़ी मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में इन्होंने कुछ एजेंडे तय किए हैं। जी हां दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के हर जगह पर, हर विभागों में मीटिंग्स होने शुरू हो गए। आपको पता था 15 नवंबर 2025 को
स्टाफ साइड की भी मीटिंग थी। उसी तरीके से पोस्टल जो यूनियन है, पोस्टल कर्मचारियों का यूनियन है सी ग्रुप का, उन्होंने ये बड़ी मीटिंग की है दोस्तों। और सी ग्रुप में ही सबसे ज्यादा कर्मचारी होते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो 8वें पे कमीशन के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है वो दिए गए हैं इस सर्कुलर में। उसके आगे उन्होंने बताया कि इनका जो सी ग्रुप वाले ये कर्मचारियों का जो वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था 9 और 10 नवंबर 2025 को, और ये हुआ था दोस्तों झारखंड में हुआ था। और इस मीटिंग में उन्होंने जो भी चीजें, जो भी बातें डिस्कस किए, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। आगे अब पे कमीशन को वो मेमोरेंडम सौंपने वाले हैं। उस मेमोरेंडम में क्या क्या पॉइंट डाले जाएं, इसके अलावा भी कुछ अगर पॉइंट डाले जाने हैं तो उन्होंने ये सर्कुलर निकाला है अपने ही विभागों के बाकी कर्मचारी संस्थाओं से विचार विमर्श करने के लिए। तो उन्होंने जो पॉइंट्स डाले हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं, कुल मिलाकर के टोटल 15 पॉइंट्स है दोस्तों। ये देखिए अगले पेज में भी है। तो इन पॉइंट्स में आखिर क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें भी इफेक्ट करती हैं? जी हाँ, पॉइंट्स आइडेंटिफाइड दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम जो है जो पे कमीशन को, जो कमिटी को भेजने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या वो जो है पॉइंट्स डालने वाले हैं। ये देखिए, सबसे पहले हायर पे स्केल फॉर पोस्टल असिस्टेंट कैडर फ्रॉम ग्रेड पे 2400 टू 4200 इन कॉन्टेक्स्ट विथ इंक्रीज इन द क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10+2 टू ग्रेजुएशन एंड वर्किंग आवर्स। दोस्तों इसमें ये पॉइंट है तो पोस्टल विभाग का ही, लेकिन यहां ग्रेड पे की बात की गई है। और अगर इस तरीके से ग्रेड पे में बढ़ोतरी हो जाती है, या तो फिर क्योंकि 7वें पे कमीशन ने ग्रेड पे को हटा दिया था, तो अगर 8वें पे कमीशन में फिर से ग्रेड पे आता है तो कहीं ना कहीं ये हर विभाग के कर्मचारियों को और पेंशनर्स को फायदा दिलाएगा। तो ये एक अहम महत्वपूर्ण पॉइंट था जो आने वाले समय में अगर जाता है और कंसीडर होता है तो डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉइज को भी फायदा दे सकता है। दूसरा पॉइंट है, ये इनके ही कर्मचारियों के लिए, इसमें हमारा जो डिफेंस वाले हैं या जो पैरामिलिट्री वाले हैं उनके लिए कोई फायदा नहीं है। तीसरा पॉइंट है ग्रांट ऑफ हायर ग्रेड पे एडिशनल इंक्रीमेंट ऑफ वर्किंग ऑन हायर पोस्ट। ये फिर से ग्रेड पे की बात है, अगर ग्रेड पे चालू हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें भी फायदा मिलेगा। अब ये चौथा पॉइंट है रिमूवल ऑफ 5% सीलिंग ऑफ कंपेशनेट अपॉइंटमेंट्स, ये भी उनका ही पॉइंट है। अब चलिए पांचवा पॉइंट, consideration of children education allowance for higher education that is from 10+2 to post graduation and also for technical education like BTech, MBBS, CA etc. ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सबके लिए लागू होगा दोस्तों। अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया जाता है 10+2 से बढ़ा करके पोस्ट ग्रेजुएशन या जो ये टेक्निकल कोर्सेस हैं उनमें भी लागू कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस, पैरामिलिट्री या बाकी भी विभागों को फायदा होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबके लिए लागू होगा। दूसरा दोस्तों 6 नंबर का पॉइंट ग्रांट ऑफ 5 MSCPS, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूरे सर्विस में 3 ही MSCPS मिलते हैं, तो ऐसे में अगर 5 MSCPS का प्रावधान होता है, ये अगर पॉइंट जाता है और कंसिडर होता है तो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। इससे सभी के सभी पेंशनर और कर्मचारियों को फायदा होगा। ये अहम पॉइंट है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ फेस्टिवल एडवांसेस। जो फेस्टिवल के लिए एडवांसेस उनको मिलते थे उसको रिस्टोरेशन करने की बात यहां पर उठाई गई है। 8वां पॉइंट है ग्रांट ऑफ LSG ग्रेड पे, ये उनके रिलेटेड ही पॉइंट है दोस्तों, पोस्टल कर्मचारियों से रिलेटेड पॉइंट है। 9वां पॉइंट है रिमूवल ऑफ सीलिंग ऑफ 80% पे इन रिस्पेक्ट ऑफ CCL फॉर सेकेंड ईयर, ये भी उनसे रिलेटेड ही पॉइंट है, पोस्टल वालों से रिलेटेड। अंडर द अनयूजुअल, ये भी पोस्टल रिलेटेड पॉइंट है। और 11वां पॉइंट एनाउंसमेंट ऑफ लिमिट, ये भी पोस्टल का पॉइंट है। 12वां पॉइंट काउंटिंग फॉर 180 डेज इंक्रीमेंट इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमें इंक्रीमेंट जो मिलता है, ईयरली इंक्रीमेंट मिलता है, वो 180 दिन में ही ड्यू हो, ये इन्होंने पॉइंट उठाया है। यानी कि आने वाले समय में अगर इंक्रीमेंट 1 साल में ना होकर के हर 6 महीने में लग जाए तो ये एक अहम महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। अगला दोस्तों ये रिस्टोरेशन ऑफ 12 कैजुअल लीव्स, ये उनका लीव से जुड़ा हुआ पॉइंट है। उसके बाद रिफ्यूजल ऑफ रेगुलर प्रमोशन शुड नॉट बी ऑब्स्टेकल फॉर MSCP, ये देखिए MSCP के लिए रेगुलर प्रमोशन बाधक ना हो, ऐसा भी पॉइंट है, ये सबके लिए लागू होगा। ये पॉइंट भी एक फायदेमंद पॉइंट रहने वाला है। अगला दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एनाउंसमेंट रेट ऑफ इंक्रीमेंट एज 5% ऑफ बेसिक पे। आज के डेट में जो इंक्रीमेंट लगता है वो 3% लगता है, जो सर्विस में है उनको लगता है दोस्तों, पेंशनर्स का नहीं लगता है। हर साल जो इंक्रीमेंट लगता है अब उसको बढ़ा करके 5% करने की भी मांग यहां पर रखी गई है। अब दोस्तों इस वाले मांग को ये सर्कुलेट कर रहे हैं अपने भी विभागों को,
और 25 दिसंबर तक ये मांग रहे हैं इसको, ताकि ये आगे इस मेमोरेंडम को बना करके भेजें पे कमीशन के कमिटी को। तो कहीं ना कहीं मीटिंग्स लगातार हो रही हैं दोस्तों, मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, और मीटिंग्स के इस तरीके से सर्कुलर्स भी सामने आए हैं विभिन्न विभागों के। अब इसी तरीके से मीटिंग्स डिफेंस पेंशनर की जो हमारी संस्थाएं हैं उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि इन मीटिंग्स में ही विचार विमर्श करने के बाद हमारे एजेंडा पॉइंट्स तय हो सकते हैं, और जो हमारे एक्सक्लूसिवली जो डिफेंस पेंशनर या डिफेंस एम्प्लॉइज के मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम सामने रख सकते हैं दोस्तों। अब समय आ चुका है, हमें भी कमर कसना पड़ेगा आगे, नहीं तो कहीं एक कट ऑफ डेट बांध दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इस डेट तक जो पॉइंट आ गए, उसके बाद हम पॉइंट नहीं लेंगे। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए समय रहते ही हमें भी जागरूक होकर के हमारे मुद्दों की तैयारी करनी जरूरी है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अगर ईसीएचएस लेते हैं तब भी आपको एफएमए का एरियर मिल सकता है, टर्म्स समझें। जी हां दोस्तों, आप आज के डेट में बेशक ईसीएचएस की सुविधा लेते हो, लेकिन अगर ओरिजिनली आपने अपना जब पीपीओ जब पेंशन आए, जिस टाइम में आप पेंशन आए उस टाइम में अगर आपने पहले एफएमए लिया हुआ है, तो आपको आज के डेट में बेशक आपने ईसीएचएस लिया हो, कभी आपका एफएमए बंद हो गया और उस बंद होने के डेट से लेके ईसीएचएस शुरू करने के डेट तक का आपको एरियर मिल सकता है। ये खास करके फैमिली पेंशनर के केस में, क्योंकि मान लीजिए जो ओरिजिनल पेंशनर थे, जो पूर्व सैनिक थे, वो एफएमए ले रहे थे और एफएमए लेने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, एफएमए बंद कर दिया, आगे फैमिली पेंशन मिलता रहा, और आज के डेट में कहीं बाद में जाकर के उन्होंने ईसीएचएस की सुविधा ले ली। लेकिन जो एफएमए बंद हुआ, यानी कि जब पेंशनर की मृत्यु हुई तब से लेकर के ईसीएचएस शुरू करने के बीच का ये पीरियड है, इस पीरियड का दोस्तों उनको एरियर मिल सकता है एफएमए का। जी हां, क्योंकि फैमिली पेंशनर्स के केस में ऐसे जब मुद्दे सामने आए, मेरे पास भी एक केस आया था जिसका हमने केस प्रोसेस किया था और एरियर मिल गया पेंशनर को। जी हाँ, पेंशनर के बच्चे ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको सुन लीजिए। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी माता जी को 2003 से लेके 2008 तक का एफएमए नहीं मिला था, और सैनिक पाठशाला की वजह से सर ने मुझे गाइडलाइंस किया और उसी पे मैंने काम किया, फिर मुझे एफएमए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सैनिक पाठशाला। तो आप सबने देखा दोस्तों, इनको कुल 5 साल का एफएमए का एरियर मिलना था और उनको मिल गया। उस समय में 100 रुपए रेट हुआ करता था, तो 5 साल का यानी कि 60 महीनों का उनको 6000 रुपए का एरियर का भुगतान हो गया। तो इसी तरीके से कोई फैमिली पेंशनर है जिनका एफएमए अचानक बंद हो गया, फिर एफएमए मिला नहीं, आगे उन्होंने ईसीएचएस ले लिया, अब तो उस बीच का पीरियड का एफएमए का एरियर का क्लेम आप कर सकते हैं। पीपीओ का कॉपी, जिसमें एफएमए सैंक्शन किया गया पुराना पीपीओ है, उसका कॉपी को अटैचमेंट के तौर पे लगा के सीपी ग्राम्स में आपने ग्रीवेंस डालना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।